हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, फिर से आ गए हैं हम आपके लिए बेस्ट 100 क्वेश्चन लेकर। चलिए बढ़ाते हैं आगे। बेस्ट 100 क्वेश्चन की बात चल रही थी, उनको आगे बढ़ाते हैं। और कहाँ तक पहुँच चुके थे हम? चलिए पहले तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थोड़ा सा आगे आके बता दूँ है, ये कर दीजिए अगर काम। ये मैं पहले तो देखो बाद में बोलता हूँ, लेकिन आज पहले इसलिए बोल रहा हूँ, आप करते नहीं हो। और चलो अब एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं भाई आपसे। तो चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 81 तक हमने लास्ट टाइम कर लिया था बच्चों। 82 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या बोला है इसने, जरा पढ़ते हैं। ए कैपेसिटेंस ऑफ सी नॉट इज चार्ज्ड टू पोटेंशियल वी नॉट एंड देन आइसोलेटेड। ए स्मॉल कैपेसिटर सी इज देन चार्ज्ड फ्रॉम सी नॉट comma discharge and charge again, the process being repeated n times. Due to this, potential of large capacitor is decreased to V. Due to this, potential of large capacitor is decreased to V. Find the capacitance of smaller capacitor. Is it possible to remove on C naught completely in this way? Charge on C naught. ओके, देखो भाई क्या दिया है, जरा समझते हैं। सवाल समझो पहले क्या है। देखो आपको बताएं, एक कैपेसिटर है, चलो बना लेते हैं। एक कैपेसिटर है, सॉल्यूशन करते हैं। एक एक स्टेप को ध्यान से समझते जाएंगे और समझते जाएंगे कि कह क्या रहा है। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस टी नॉट है। ओके, ठीक है। चार्ज टू पोटेंशियल वी नॉट, उसको चार्ज कर दिया गया कहाँ तक? वी नॉट पोटेंशियल तक, ठीक है। देन आइसोलेटेड, पहले तो वी नॉट पोटेंशियल की जो बैटरी है उससे कनेक्ट कर दिया बच्चों हमने। इस कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, उसका पोटेंशियल कितना था? वी नॉट। और फिर अलग कर दिया, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मीनिंग हुआ फिर उसको हटा दिया, बैटरी को हटा दिया, ठीक है। अब इसने कहा ए स्मॉल कैपेसिटर कैपिटल सी इज देन चार्ज फ्रॉम सी नोट। अब इसके साथ एक छोटा कैपेसिटर जोड़ा जाता है, कनेक्ट करा जाता है। तो जी कर दिया। और हम ये जो छोटा कैपेसिटर है, ये जो छोटा कैपेसिटर है सी, इसको इसके साथ कनेक्ट करके अब हम इसको चार्ज कर रहे हैं बच्चों, इसको चार्ज कर रहे हैं। ठीक हो गई कहानी। इसको इससे चार्ज करोगे तो इसका कुछ चार्ज इस पे चला जाएगा। कितना? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में आपने पढ़ा है, तो कितना चार्ज चला जाता है? कितना? याद करो। तो सर सीधी सी बात है, इससे इस पे चार्ज तब तक जाता रहेगा, ये चार्ज तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। फिलहाल फिलहाल इसका पोटेंशियल जीरो है, इस पे चार्ज भी जीरो है। इस पे चार्ज Q है, Q बराबर CV, तो C नॉट इंटू वी नॉट, ये चार्ज है इस पे। इसका पोटेंशियल वी नॉट है, और ये अपना कुछ चार्ज इसको दे देगा, ट्रांसफर कर देगा इस पे कुछ चार्ज। और जब तक इसको चार्ज देता रहेगा, जब तक दोनों पे पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो इसका पोटेंशियल भी V हो गया और इसका पोटेंशियल भी बच्चों V हो। ठीक है, ये C नॉट है और ये C है। अब यहां से सोच समझ के ये बताओ पहले तो मुझे कि C नॉट और ये जो C है, ये तो चार्ज था पहले से, ये चार्ज था नहीं, ये इससे चार्ज हो रहा है। ये मतलब आपने एक चार्ज कैपेसिटर को डिस्चार्ज कैपेसिटर के साथ लगा दिया, तो डिस्चार्ज कैपेसिटर चार्ज कैपेसिटर से कुछ चार्ज खींच लेगा और खुद चार्ज हो जाएगा, तो ये चार्ज हो जाएगा। तो अब ये चार्ज हो रहा है। अब ये चार्ज इससे चार्ज इस पे गया, कब तक जाता रहेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम है। क्या ये कॉमन पोटेंशियल निकाला जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल निकाला जा सकता है। कॉमन पोटेंशियल को निकालेंगे तो C1 इंटू वी वन प्लस C2 इंटू वी टू बटे C1 प्लस C2। अब ये कॉमन पोटेंशियल निकल के आ गया C1 की वैल्यू, पहला कैपेसिटर C नॉट, उसकी वोल्टेज पहली यहाँ पे देखो C नॉट, और उसकी वोल्टेज शुरू में कितनी थी? V नॉट। फिर C2 है C, और उसकी वोल्टेज शुरुआत में कितनी थी? 0, और बटे में C नॉट प्लस ये है इसका कॉमन पोटेंशियल। देखो ठीक है कि नहीं? पहले
जो है दोनों का पोटेंशियल अलग अलग था, एक का वी नॉट था, एक का जीरो था, लेकिन जब दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया तो इसने अपना कुछ चार्ज इसे दे दिया, और कब तक देता रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और वही कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, और उसकी वैल्यू निकल के आई मेरे बच्चों सी नॉट इंटू वी नॉट और बटे में सी नॉट प्लस, ये निकल कर, चेक करो ये वैल्यू निकल के आई कि नहीं आई। हाँ जी बिल्कुल आई सर। अब यहां से एक बात समझो, एक पॉइंट क्लियर करो। अब इन्होंने क्या कहा, पहले यहां तक कर दिया, ए स्मॉल कैपेसिटर सी इज देन चार्ज फ्रॉम सी नोट से उसको चार्ज कर लिया, डिस्चार्ज एंड चार्ज अगेन। फिर क्या किया, फिर इस छोटे कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर दिया, मतलब इसको देखो इससे चार्ज कर लिया, चार्ज आ गया इसके ऊपर, और फिर इसको डिस्चार्ज कर दिया, तो क्या, डिस्चार्ज एंड चार्ज अगेन, फिर दोबारा चार्ज किया, एंड प्रोसेस बीइंग रिपीटेड एन टाइम्स। और ऐसा काम इन्होंने कब तक किया, एन टाइम्स किया, एन टाइम्स, एन बार किया ये काम। ड्यू टू दिस पोटेंशियल ऑफ द लार्ज कैपेसिटर इज डिक्रीज टू वी। इससे क्या हुआ कि इसका पोटेंशियल डिक्रीज होके वी हो गया। अब यहां तो हमने वी पहले से मान लिया था, इसको वी की जगह वी डैश मान लो, चलो डैश। तो इस काम को इन्होंने एन बार किया। अब एक काम करो तो फिर पहली बार में किया ये काम, सी के साथ इसको कनेक्ट किया, सी नोट को सी के साथ कनेक्ट किया, पहली बार किया, तो इसका कॉमन पोटेंशियल आ गया वी डैश इज इक्वल टू सी नोट इंटू वी नोट बटे सी नोट प्लस सी। फिर यही काम ये तो किया पहली बार, फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम किया, फिर यही काम दोबारा किया, लेकिन इस बार पहले इसको डिस्चार्ज कर दिया, तो डिस्चार्ज करके फिर इसको चार्ज किया। अब सोचो एक बात, सी नॉट इनटू में अब इसका पोटेंशियल कितना है, वी डैश कह दो या वी वन कह दो, चलो वी डैश ही कह दो, वी डैश या वी वन कह दो यार, तुम पता क्यों कह रहा हूँ मैं ये कहने को, तो डैश को हटा के यहाँ वन लिख दे रहा हूँ, ये डैश को हटा देते हैं, ये डैश को हटा के वन लिख, वजह बता रहा हूँ अभी, ये वी वन कह दिया, ठीक है वी वन। तो पहली बार में इसका पोटेंशियल जब हमने सी नोट के साथ इसको कनेक्ट किया तो इसका पोटेंशियल वी वन रह गया, फिर इस सी नोट का पोटेंशियल अब वी वन है। अब मैंने इस वाले कैपेसिटर को जो लगाया था ये सी, इसको निकाला, तो दोबारा डिस्चार्ज किया और फिर इसी के साथ कनेक्ट कर दिया दोबारा। लो जी, इस बार सी को फिर लगाने जा रहा। अब ये कौन सी बार है, अब इसका पोटेंशियल फिर से जीरो है, फिर से जीरो है, फिर यही होगा, फिर क्या होगा, फिर ये कॉमन पोटेंशियल जब तक इसका नहीं होगा, मतलब इनका दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, तब तक ये डिस्चार्ज होता रहेगा, या ये कह लो ये जो चार्ज नहीं है ये चार्ज होता रहेगा। तो सी, और कब तक, जब तक इन दोनों का पोटेंशियल V2 ना हो जाए, कभी V2 और इसका। अब ये हो गया इसका दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप, ये था फर्स्ट स्टेप, फिर है सेकंड स्टेप। तो अब यहाँ से V2 को भी निकाल सकते हैं, तो V2 निकालेंगे सी नॉट इंटू वी वन प्लस सी इंटू ज़ीरो, देखो ये रहा सी नॉट, इसका वोल्टेज V1 ये आ गई, फिर सी इसकी वोल्टेज जीरो बटे सी नॉट प्लस सी, तो V2 की वैल्यू आ गई बच्चों सी नॉट V1 बटे सी नॉट प्लस, चेक करो ये वोल्टेज दोबारा में आ गई, अब ये दोबारा वोल्टेज है, लेकिन V1 की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो अगर, तो V2 आ गया सी नॉट बटे सी नॉट प्लस सी, और इनटू में V1 की वैल्यू आ गई सी नॉट इंटू वी नॉट बटे सी नॉट प्लस। अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये सॉल्व करके आ गया V2 बराबर सी नॉट का स्क्वायर और वी नॉट और बटे में सी नॉट प्लस सी का होल स्क्वायर। दूसरी बार करने में सी नॉट का भी स्क्वायर आ गया देखो, और सी नॉट प्लस सी का भी स्क्वायर आ गया। ऐसी तीसरी बार करो यही स्टेप, यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुके हैं दोनों, इसके भी वोल्टेज V2 है, इसकी भी वोल्टेज V2 है, यहाँ तक पहुँच चुके, फिर इसको निकाल के डिस्चार्ज कर लो ये C को,
इसको निकालो, डिस्चार्ज करो, फिर वापस लगाओ। तीसरा स्टेप, तो फिर से इसकी वोल्टेज V3 हो जाएगी, दोनों की कॉमन वोल्टेज। हर बार ये जो C नोट है इसमें से थोड़ा थोड़ा चार्ज आप निकाल रहे हो, किसके जरिए? इस C को बार बार लगा के। पहले से डिस्चार्ज करते हो, इसको डिस्चार्ज करने के बाद फिर वापस यहाँ लगाते हो। इस ये अपना जहां तक पहुंच चुका है, जिस वोल्टेज तक पहुंच चुका है, धीरे धीरे इस पे से वोल्टेज जा रही है। लेकिन एक बात तो सोचो, पहले वोल्टेज V नोट थी, जाके ये V1 रह गई, फिर V2 रह जाएगी, फिर V3 रह जाएगी, V4 रह जाएगी, ऐसे वोल्टेज तो कभी खत्म ही नहीं होगी। अरे थोड़ा सा वो अपना चार्ज दे देता है, सारा तो कभी नहीं देता। जब तक उसकी वोल्टेज दोनों की सेम ना हो जाए तब तक वो चार्ज देता रहता है, चाहे आप इनफाइनाइट बार, इनफाइनाइट टाइम्स इसको लगा लीजिए, लेकिन अपना ये सारा चार्ज कभी नहीं देगा बच्चों। तो कभी भी ये इसने लास्ट में ये भी पूछा था, इज इट पॉसिबल टू रिमूव चार्ज ऑन C नोट कंप्लीटली इन दिस वे? क्या C नोट पे से आप पूरा चार्ज निकाल सकते हैं? कभी कभी नहीं निकाल। क्यों नहीं निकाल सकते, इस बात को समझो कि क्यों नहीं निकाल पा रहे आप इसको। उसको इसलिए नहीं निकाल पा रहे क्योंकि जब आप, जैसे इस पे V नोट पोटेंशियल था, C लगाया, दोनों का कॉमन पोटेंशियल होने तक ये अपना चार्ज लेता रहेगा उससे, ठीक है, कॉमन हो गया। फिर इसको हटा के, C वाले को हटाया, हटा के क्या किया, हटा के उसको डिस्चार्ज करके फिर लगाया, फिर उसका जो पोटेंशियल बचा हुआ था, फिर उसने कुछ पोटेंशियल उसमें से खींच लिया, फिर तीसरी बार कुछ उसमें से कुछ पोटेंशियल, हर बार जितना पोटेंशियल उसके पास है वो पूरा पोटेंशियल नहीं खींच सकता, उसमें से कुछ पोटेंशियल खींच लेता है। तो उसमें से कुछ पोटेंशियल खींच के वो, तो कुछ पोटेंशियल खींचने से क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, कुछ पोटेंशियल खींचने से वो पूरा डिस्चार्ज तो कभी होगा नहीं, तो कभी भी पूरा डिस्चार्ज नहीं होगा। अच्छा चलो, अब पहले स्टेप से समझो। तो पहले स्टेप में इसकी वोल्टेज कितनी हो गई थी, V1। पहले स्टेप में मतलब पहली बार कैपेसिटर को लगाने के बाद उनकी कॉमन वोल्टेज हो गई थी ये। दूसरी बार हो गई ये, देखो क्या फर्क है, V नोट तो जू का तू रहा, लेकिन C नोट यहाँ पे कितना है, C नोट की पावर 1 है। दूसरे स्टेप में C नोट की पावर 2 हो गई। पहले स्टेप में C नोट प्लस C की पावर 1 है, और यहाँ दूसरे स्टेप में C नोट प्लस C की पावर 2 हो गई। ऐसे ही तीसरे स्टेप में 3 हो जाएगी, चौथे स्टेप में 4 हो जाएगी। तो nth स्टेप में इसकी जो, इन दोनों की जो कॉमन वोल्टेज आएगी nवे स्टेप में, फिर से समझो, पहले स्टेप में C नोट की पावर 1, C नोट प्लस C की पावर 1, दूसरे स्टेप में C नोट की पावर 2, C नोट प्लस C की पावर 2, तो तीसरे स्टेप में क्या बनेगा, C नोट की पावर 3 और C नोट प्लस C की पावर 3, और V नोट जू का तू यहाँ भी हर एक स्टेप में V नोट जू का तू है। तो इसका मतलब ये जितने भी स्टेप होंगे इस पे से ये हर बार थोड़ी थोड़ी वोल्टेज को खींचता रहेगा, और उस वोल्टेज के जरिए n स्टेप में इसकी कुछ कॉमन वोल्टेज आ जाएगी। अब इसने ये पूछा था डिस्चार्ज अगेन एंड अगेन, बार बार डिस्चार्ज होता रहेगा और n टाइम्स तक होगा। ड्यू टू दिस पोटेंशियल ऑफ लार्ज कैपेसिटर इज डिक्रीजेस टू V। तो लार्ज, तो कैपेसिटेंस बताना, यही काम होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। तो इस तरह से इसका लास्ट में जो पोटेंशियल बचेगा n स्टेप के बाद, वो V बच रहा है, ये V बच रहा है। तो लास्ट में जो बचेगा उसको हम V लिख देंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको हटा रहा हूँ और यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको कि n स्टेप होने के बाद क्या क्या बचेगा। देखो पहले स्टेप में V1 की वैल्यू कितनी बची, C नोट V नोट और बटे में C नोट प्लस C, ठीक है, यही बची, C नोट V नोट बटे C नोट प्लस C। ऐसे दूसरे स्टेप में कितनी बची, C नोट का स्क्वायर और V नोट और बटे में C नोट प्लस C का होल स्क्वायर। फिर तीसरे स्टेप में कितनी बची, C नोट का क्यूब V नोट बटे में C नोट प्लस C का होल क्यूब। देखो जब यहाँ पहले स्टेप है तो पावर 1 है, दूसरा स्टेप है पावर 2 है इन दोनों की, तीसरा स्टेप है C नोट की पावर 3, C नोट प्लस C की पावर 3। ऐसे ही अगर nth स्टेप होगा Vn, तो यहाँ बचेगे C नोट की पावर n इंटू V नोट बटे C नोट प्लस C की पावर n। तो जी ये हो गया हमारा पोटेंशियल, कैपेसिटर का जो पोटेंशियल लास्ट में n स्टेप होने के बाद बचेगा। ये वो पोटेंशियल है जो C नोट के पास n बार डिस्चार्ज होने के बाद बचेगा। n बार इसने ये जो
ये जो कैपेसिटर है ना सी, इसने इसका चार्ज n बार खींचा है, n बार इसमें से चार्ज खींच लिया n टाइम्स, उसके बाद भी उसका जो पोटेंशियल बच रहा है वो ये है, और उसके बाद बचे हुए पोटेंशियल को इन्होंने कितना दिया है v, तो इसे रख दो उठा के v के इक्वल। ठीक है, अब इधर का मैं हटा रहा हूं, अब इसे बच्चों उठा के रख दिया हमने v के इक्वल। अब यहां से v के इक्वल रख के हमें t की वैल्यू निकालनी है, चलो निकाल देंगे। तो एक काम कर लेते हैं, v n की जगह यहाँ पे वी एन की जगह v रख दिया हमने, तो v बराबर आ गया सी नॉट की पावर n इंटू वी नॉट बटे सी नॉट प्लस सी की पावर n। एक काम करो, वी नॉट इसके बटे में चला गया, v बटे में वी नॉट और इक्वल्स टू सी नॉट बटे में सी नॉट प्लस सी और पूरे की होल पावर n कर लो। अब एक काम करो बच्चों, यहाँ पे सी नॉट बटे सी नॉट प्लस सी बच रहा है, सी बटे सी नॉट प्लस सी, इधर की पावर जो है वो इधर ले जाओ तो वो बटे में चली जाएगी, v बटे वी नॉट की पावर 1/n, उठाओ और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, अलग अलग ले जाओ पहले तो, सी बटे सी नॉट प्लस सी बराबर v की पावर 1/n और v नॉट की पावर 1/n, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर करी तो सी नॉट इंटू वी की पावर 1/n, इधर से भी सी इंटू वी की पावर 1/n इक्वल्स टू इधर से सी इंटू वी नॉट की पावर 1/n, उठा के इसे इधर ले आओ, इसे उधर ले जाओ, तो ये हो गया सी नॉट वी की पावर 1/n इक्वल्स टू सी कॉमन ले लो, इसे उधर ला के सी कॉमन ले लो, तो वी नॉट की पावर 1/n माइनस वी की पावर 1/n, उठा के इसको नीचे ले जाओ, तो सी बराबर सी नॉट वी की पावर 1/n बटे में वी नॉट की पावर 1/n माइनस, यही हो गया हमारे पास वो अननोन कैपेसिटेंस जो इन्होंने पूछा था स्मॉल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। यही हमारा आंसर है बच्चों, और आसान सवाल था, थोड़ा सा टेक्निकल था, इसमें एक रिपीटिशन बन रहा था बार बार, और वो रिपीटिशन समझो कि क्या बन रहा था कि हम एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देते, एक चार्ज कैपेसिटर को, तो चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया, उसने उसका कुछ चार्ज खींच लिया अनचार्ज वाले ने, फिर उस अनचार्ज वाले को हटा के डिस्चार्ज कर दिया, फिर दोबारा उसी के साथ लगा दिया, फिर उसने कुछ चार्ज खींच लिया, बार 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 एन टाइम्स उसने उस चार्ज को खींचा, तो एन टाइम्स खींचने के बाद जो उसकी वोल्टेज बची वो वी दे रखी थी उसने, उसके हिसाब से आंसर कर दिया इसने। एकदम आसान सवाल बस। और ये भी बताया मैंने आपको कि कभी भी वो कितनी भी बार आप उसको उसके साथ कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करो, लेकिन वो कभी कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना, कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 83, 83 क्वेश्चन नंबर है आपका। 83 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया है जरा समझते हैं। तो कहा एन स्मॉल ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड हैविंग सेम चार्ज क्यू आर कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। देखो हमारे पास छोटी छोटी एन ड्रॉप्स हैं, 1 2 3 4 5 एन, तो एन ड्रॉप्स हैं और हर एक की रेडियस स्मॉल आर है, हर एक छोटी ड्रॉप की रेडियस बच्चों स्मॉल आर है, ठीक है। हैविंग सेम चार्ज, सबके ऊपर सेम चार्ज है, क्यू 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 एंड क्यू, सबके ऊपर सेम चार्ज, आर कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। ये क्या होती है, सारी की सारी कंबाइंड होती हैं, कंबाइंड का मतलब इनको मिलाया जाता है और एक बड़ी ड्रॉप बना दी जाती है। लो जी, इन सबको मिला के एक बड़ी ड्रॉप
ये कितनी ड्रॉप्स है? n ड्रॉप्स, n ड्रॉप्स, और इनको मिला के एक बड़ी ड्रॉप बना, ठीक है। बड़ी ड्रॉप की रेडियस मान ली मैंने r, सिंपल सी बात है। बड़ी ड्रॉप की रेडियस छोटी ड्रॉप की रेडियस के बराबर तो हो नहीं सकती, छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलकर बड़ी ड्रॉप यहाँ पे r बन गई, जिसकी रेडियस कैपिटल R है। क्या मैं कैपिटल R को निकाल सकता हूँ? सबसे पहले तो यही काम करना, आपको इस कैपिटल R को निकाल लो। स्मॉल r दे रखा है और बड़ी ड्रॉप की रेडियस दी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, सारी की सारी ड्रॉप्स मिलेंगी तो जितना इस पे चार्ज है, जितना इस पे चार्ज है, सब पे जितना जितना चार्ज है, क्या वो सारा ऐड हो जाएगा? हाँ, चार्ज ऐड हो जाता है। क्यों? चार्ज का मतलब होता है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कितने हैं किसी पे भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मान लो इस पे 5 हैं, इस पे 5 है, इस पे 5 है, सारे एक जगह मिल गए तो ऐड हो गए ना वे सारे के सारे। 5 इलेक्ट्रॉन इसके, 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, 4 4 पे हैं, 5 5 5 तो 20 हो जाएंगे। तो ऐसे ही पहले पे क्यू चार्ज, दूसरे पे क्यू, तीसरे पे क्यू, चौथे पे क्यू, तो एन के एन पे क्यू चार्ज है, तो सारे मिलकर हो जाएगा एन क्यू चार्ज। तो इस पे चार्ज कितना आ गया बच्चों? एन क्यू। ठीक, इतनी बात। अब एक तो चार्ज का पता चल गया। ये जो बड़ी ड्रॉप है, क्या हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। छोटी ड्रॉप, एक चीज कॉमन समझो इनमें, छोटी ड्रॉप का जो वॉल्यूम है ना, छोटे छोटे वॉल्यूम मिलकर एक बड़ा वॉल्यूम बना रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आए ड्रॉप वाला, कि ये ड्रॉप मिलकर आपस में बड़ी ड्रॉप बना रही है, कहीं पर भी आए, यहीं नहीं आएगा, ये टर्मिनल वेलोसिटी में भी आएगा, मतलब सरफेस टेंशन वाले कंसेप्ट में भी आता है, वहाँ पे भी आता है। तो जहाँ पे भी ये आता है वहाँ पे आपको हर जगह एक कॉमन कंसेप्ट लगाना है, और वो कॉमन कंसेप्ट है बच्चों आपका कि इन सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स का मिला के वॉल्यूम इस बड़ी ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। देखो ये एक छोटी स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम है, एक का। ऐसी ऐसी कितनी है? n, तो n का कितना हो जाएगा? इनटू में n, और इक्वल्स टू बड़ी ड्रॉप के वॉल्यूम के, तो बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, एन आर क्यूब इक्वल्स टू कैपिटल R क्यूब। दोनों तरफ का 1/3 पावर कर दो, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा एन आर क्यूब की पावर 1/, तो R इज इक्वल टू आ गया n की पावर 1/3, और R की पावर 1/3 करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, यही। इसका मतलब बड़ी ड्रॉप की रेडियस क्या होगी? तो ये होगी। ये जरूरी इंफॉर्मेशन है जो हमको ध्यान रखना, काम आएगी हमारे। आगे बढ़ो, क्या पूछा है इसने? पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, पोटेंशियल्स एंड स्टोर्ड एनर्जी इन बिगर ड्रॉप एंड स्मॉलर ड्रॉप। मतलब बड़ी ड्रॉप और छोटी ड्रॉप का कैपेसिटेंस का रेशियो बताओ, उनके पोटेंशियल्स का रेशियो बताओ, उनके अंदर एनर्जी स्टोर का रेशियो बताओ, ठीक है। और बस इतना बहुत है, बहुत सारा बता देंगे। तो चलो पहले कैपेसिटेंस का रेशियो बताते हैं। बड़ी ड्रॉप का कैपेसिटेंस सी, बिग ड्रॉप सी बी कह देते हैं, बिगर ड्रॉप एंड स्मॉलर ड्रॉप। तो बिगर ड्रॉप का निकालते हैं पहले, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बड़ी ड्रॉप के लिए आर। किसी भी ड्रॉप का इसकी रेडियस आर है, उसका कैपेसिटेंस यही होगा। छोटी ड्रॉप का, स्मॉलर का, सी एस, स्मॉलर ड्रॉप, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। रेशो कर दो, रेशो 4 पाई से 4 पाई, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन नॉट कट गया, आर बाई स्मॉल आर। कैपिटल आर बटे स्मॉल आर, नहीं कैपिटल आर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? कैपिटल आर की जगह ये लिख सकता हूँ, एन की पावर 1/3 आर बटे में आर, आर से आर कट गया, आंसर आ गया एन की पावर। तो कैपेसिटेंस का रेशियो तो आ गया एन टू दी पावर 1/, एन टू दी। पहला सवाल हो गया, कैपेसिटेंस का रेशियो निकल आया। फिर उनके पोटेंशियल्स का रेशियो, पोटेंशियल, पोटेंशियल भी होगा इन पे। हाँ भाई, चार्ज है इनके ऊपर, चार्ज है तो पोटेंशियल क्यों नहीं होगा? तो पोटेंशियल है, जो छोटी ड्रॉप है उसके ऊपर तो पोटेंशियल कितना है? वी स्मॉल, स्मॉल ड्रॉप के ऊपर पोटेंशियल, के क्यू जितना चार्ज है उसके ऊपर,
स्मॉल क्यू, और बटे में उसकी रेडियस आर। ये है ड्रॉप का पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला। आपको पता है ड्रॉप स्फीयर, कोई स्फीयर होगा जिसके ऊपर चार्ज है आर रेडियस का, कंडक्टिंग स्फीयर जिसका सारा चार्ज किस पे आ जाता है, बाहर सरफेस पे, तो उस पे अगर पोटेंशियल निकालना पड़े तो ये फॉर्मूला समझो, फिर से समझ लो। कोई भी आपके पास स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, उस पे पूरे सरफेस पे उसकी चार्ज फैला हुआ है कितना, क्यू, तो उसकी सरफेस पर पोटेंशियल जो होगा वी, वो होगा के क्यू बाई आर। ये है उस पर के क्यू बाई आर। तो हमेशा याद रखो किसी भी स्फीयर पे जो पोटेंशियल होता है वो ये होता है। तो ये फॉर्मूला लगा के हमने छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल निकाल लिया। देखो बड़ी ड्रॉप का भी निकाल लो, क्यों टेंशन ले रहे हो। वी बी बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल, बिग ड्रॉप का पोटेंशियल, तो वो के क्यू, चार्ज कितना है इस पे, एन क्यू, स्मॉल एन क्यू, और बटे में इसकी रेडियस आर। ये लो जी, ये लो, ठीक है। अब क्या करें, अब एक काम करो, दोनों का रेशो कर दो, बड़ी ड्रॉप का और छोटी ड्रॉप का। तो वी बी और बटे में वी एस, बिग ड्रॉप पोटेंशियल अपॉन में स्मॉल ड्रॉप पोटेंशियल। तो बिग ड्रॉप पोटेंशियल कितना है, के इंटू में एन क्यू और बटे में कैपिटल आर, बटे के इंटू में क्यू बटे में स्मॉल। के से के कट गया, क्यू से कट गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये आ गया सॉल्व कर करा के ऊपर एन इंटू आर बटे में कैपिटल आर। क्या मैं कैपिटल आर की जगह रख सकता हूँ एन की पावर, ऊपर 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 एन इंटू आर, नीचे कैपिटल आर की जगह एन टू दी पावर 1/3 इंटू आर, आर से आर कट गया, ऊपर एन की पावर 1 है, नीचे एन की पावर 1/3 है बच्चों। तो कितनी बची, ऊपर 1 है नीचे 1/3 है, कट के बची 2/3, ऊपर ऊपर बची एन की पावर 2। बस यही हमारा आंसर। तो ये किसका, इनके पोटेंशियल्स के बीच में रेशो आ गया, पोटेंशियल। फिर इसके बाद स्टोर्ड एनर्जी, बड़ी ड्रॉप में स्टोर एनर्जी और छोटी ड्रॉप में स्टोर एनर्जी, पहले इसको नोट कर लो, और जिन्होंने ट्राई किया था वो अपना आंसर चेक कर लो। स्टोर्ड एनर्जी निकालनी है, मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ। स्टोर्ड एनर्जी, तो भाई साहब स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी, पहली वाली के पास, पहले बिग वाली के पास देख लो, बिग वाली के पास स्टोर्ड एनर्जी, तो स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। सी वी स्क्वायर लगा लो, या चार्ज पता है चार्ज वाला लगा लो, तो क्यू स्क्वायर बाई सी। तो पहली पे कितना चार्ज है, बड़ी वाली पे एन क्यू, तो एन क्यू का होल स्क्वायर बटे में सी, सी कितना होगा इसका, तो सी होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी रेडियस कैपिटल। चेक करो, ये बड़ी ड्रॉप पे पोटेंशियल निकल के आ गया, तो बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल आ गया 1/2, चार्ज कितना है एन क्यू, और बटे में इसका कैपेसिटेंस। ऐसे ही छोटी ड्रॉप का, स्मॉल ड्रॉप का 1/2, छोटी ड्रॉप पे कितना चार्ज है स्मॉल क्यू का स्क्वायर बटे में सी कितना है इस पे, तो सी होता है इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों को कर दो डिवाइड, यू बी बटे में यू एस, बड़ी ड्रॉप का एनर्जी बटे में छोटी ड्रॉप की एनर्जी, ठीक है। तो कितनी है, क्या क्या कटा, 1/2 से 1/2, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बचता है एन स्क्वायर बटे में आर, और नीचे बचता है 1/r। चेक करो, यही ये ऊपर चला जाएगा, तो एन स्क्वायर स्मॉल आर बटे कैपिटल, तो एन स्क्वायर स्मॉल आर, स्मॉल आर को तो स्मॉल आर रहने दो, कैपिटल आर की वैल्यू लिख लो, वो कितनी है, तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आई थी, तो कैपिटल आर की वैल्यू आई थी एन की पावर 1/3 स्मॉल आर, ये आई थी, ये उठा के यहाँ रखो।
तो n की पावर 1/3 स्मॉल आर से स्मॉल आर कट गया। n की पावर ऊपर 2 है, n की पावर नीचे 1/3 है, कितनी बचेगी? 2 में से 1/3 माइनस कर दो, 2 माइनस 1/3। आपको पता है ना, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, ऊपर 2 पावर नीचे 1/3 पावर, ऊपर जाएगी तो पावर माइनस हो, तो 2 माइनस 1/3, 3 इंटू 2 6 माइनस 1, तो 5/, ये बचे। तो मेरे ख्याल से बच्चों सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को इसको टैकल किया है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, सवाल कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। चलो अगले सवाल पर। देखो मैं आपको बताऊं, ये 84 तक जो क्वेश्चन हैं, अब 84 के बाद वाले जो सवाल होंगे, 84 तक तो क्वेश्चन आपके जो हैं नॉर्मल क्वेश्चन ले रखे हैं, लेकिन इसके बाद होंगे जो मतलब नॉर्मल से मतलब पुराने आए हुए भी होंगे, इनमें कुछ कुछ अलग अलग बुक्स के भी होंगे, लेकिन 84 के बाद के जो क्वेश्चन हैं वो सारे जेई मेंस वाले स्टार्ट हो जाएंगे, जो भी लेटेस्ट में 2024। ठीक है, तो उनका भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए मैनेज कर रखी हैं सारी चीज़ें, तो बहुत ध्यान से करो सर। चलो करते हैं शुरू। 84 क्वेश्चन नंबर क्या दिया है इसमें? टू आइसोलेटेड मेटालिक सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियस r and 2r are charged such that both of these have same surface charge density sigma. Okay, the spheres are located far away from each other and connected by a thin conducting wire. Find the new charge density on the bigger sphere. देखो भाई, दो आइसोलेटेड मेटालिक सॉलिड स्फीयर है, एक रेडियस r का है और एक रेडियस 2r का है, बड़ा है एक छोटा। ठीक है, दोनों के ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसकी भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा मतलब प्लस सिग्मा। ठीक है, स्फीयर्स पहले उनको मतलब चार्ज, ये भी चार्ज है ये भी चार्ज है, फिर उनको दूर किया और एक वायर के थ्रू उनको आपस में कनेक्ट कर दिया, ऐसा इन्होंने बोला। देख लो पढ़ लो जरा। पहले तो क्या किया, पहले पे चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा, दूसरे पे चार्ज डेंसिटी बच्चों कितनी है सिग्मा। एरिया दोनों का अलग अलग है पर चार्ज डेंसिटी दोनों के ऊपर सेम है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक की रेडियस आर है एक की रेडियस 2r है, दोनों को सेपरेट किया, एक वायर से जोड़ दिया। अब एक बात सोचो, वायर में चार्ज चलेगा किधर से किधर चलेगा, तो चार्ज की चलने की डायरेक्शन होती है भाई साहब हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अब हाई पोटेंशियल इनमें से किसके पास है, चलो दिखाते हैं। पहले इस पे पोटेंशियल निकाल लो V1, तो इस पे V1 जो पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू, क्यू इस पे चार्ज मान लेते हैं Q1 और बटे में इसकी रेडियस R, ऐसे इस पे चार्ज मान लेते हैं Q2, तो ये हो इस पे पोटेंशियल आ जाएगा V2 बराबर के Q2 और बटे में 2R। लो जी, इसका पोटेंशियल मिल गया, इसका मिल गया, लेकिन Q1 Q2 की वैल्यू तो रखो। चलो पूरा सॉल्व करो, के Q1। अब Q क्या होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है चार्ज डेंसिटी इनटू में एरिया, ये होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इस पे पहली पे चार्ज कितना होगा, चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा, और इनटू में इसका एरिया। अब ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, तो इसका एरिया कितना बनेगा 4 पाई r स्क्वायर और बटे में r, एक r से एक r कट गया, तो ये आ गया। और k को लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में 4 पाई इनटू में सिग्मा इनटू में r, ये बचा 4 पाई से 4 पाई कट गया, आंसर आ गया सिग्मा r बटे में एप्सिलॉन। लो जी, पहले सरफेस के ऊपर, पहले सॉलिड स्फीयर के ऊपर ये पोटेंशियल, फिर दूसरी वाली के ऊपर पोटेंशियल कितना निकला ये है, कर लो इसे भी सॉल्व। के को लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 इसके ऊपर चार्ज, तो इसके ऊपर चार्ज होगा, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनटू में इसका एरिया, तो वो होगा 4 पाई r स्क्वायर, r कितना 2r का होल स्क्वायर और बटे में 2r। देखो ये 2r, k की वैल्यू रख दी, Q2 की वैल्यू रख दी और बटे में 2r से एक 2r कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, ऊपर बचा
2r सिग्मा या 2 सिग्मा r और बटे में एप्सिलॉन। लो जी, ये है V2। पहले स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल है सिग्मा r बटे एप्सिलॉन नॉट और दूसरे के ऊपर 2 सिग्मा r बटे एप्सिलॉन। ज्यादा किस पे? इस पे। देख लो, इससे डबल है तो इस पे ज्यादा है तो इधर की तरफ से चार्ज चलेगा और इस तरफ आएगा। इस तरफ इस पे चार्ज चलना शुरू हो जाएगा। ये आ गई चार्ज के चलने की डायरेक्शन। इधर चार्ज इस तरफ फॉलो होगा, चार्ज इस तरफ फ्लो होगा, फॉलो नहीं फ्लो होगा। ठीक है, तो चार्ज बड़े स्फीयर से छोटे स्फीयर की तरफ जा रहा है। ये सब कब तक जाता रहेगा? तो सबको पता है, ये जाता रहेगा सर तब तक जब तक दोनों का पोटेंशियल ना हो जाए बराबर। तो इन दोनों का पोटेंशियल थोड़ी देर के बाद बराबर हो गया, इसका भी V और बड़े वाले का भी। ठीक, या इस कॉमन पोटेंशियल को निकाला। जैसे ही ये पोटेंशियल बराबर हो जाएगा ना, इसका चार्ज का चलना बंद हो जाएगा, चार्ज चलना बंद। क्या मैं इस कॉमन पोटेंशियल को निकाल सकता हूँ? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। C1 इंटू V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C1 V1। अब Q बराबर CV होता है। C1 V1 का मतलब पहले वाले पे चार्ज, C1 V1 का मतलब है पहले कैपेसिटर पे चार्ज, C2 V2 का मतलब है पहले दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज बटे में C1 प्लस। चलो इनका कॉमन पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो भाई सब कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करें? पहले वाले पे चार्ज कितना है? तो पहले पे चार्ज है Q1। Q1 की वैल्यू निकाल के रख लो। Q1 की वैल्यू देखो, ये थी, ये रही, सिग्मा इंटू 4πr²। सिग्मा इंटू में 4πr²। फिर दूसरे पे सिग्मा इंटू 4π2r²। सिग्मा इंटू 4π इंटू में 2r का स्क्वायर और बटे में Q1 हो गया, Q2 हो गया और बटे C1 प्लस C2। तो पहले वाले का C कितना हो जाएगा? C हो जाएगा 4πε0 r। पहले की रेडियस r है ना, तो पहले का जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा 4πε0 r बच्चों, और दूसरे का 4πε0 2r। चेक कीजिए, वेरी गुड। 4π ऊपर नीचे से कॉमन लेके काट लो। ठीक है, एप्सिलॉन नोट तो नहीं, हाँ ऊपर देखो कितना बच रहा, सिग्मा r² प्लस यहाँ पे बच रहा है 2 का स्क्वायर 4, तो 4 सिग्मा r² बटे में यहाँ पे बचा एप्सिलॉन r और 2 एप्सिलॉन r, 3 एप्सिलॉन नॉट r। एक r से ऊपर बच गया 5 सिग्मा r² बटे में 3 एप्सिलॉन नॉट r। r से एक r कट गया, ये आ गया 5 सिग्मा r बटे में 3 एप्सिलॉन। लो जी, ये आ गया इस पे कॉमन पोटेंशियल। तो दोनों पे कॉमन पोटेंशियल कितना कितना है? पहले पे 5 सिग्मा r बटे 3 एप्सिलॉन नॉट और दूसरे पे भी कॉमन पोटेंशियल 5 सिग्मा r बटे में 3 एप्सिलॉन। अब क्या पूछा है? अब पूछा है कि ये बताइए इन दोनों के ऊपर नई चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। मान लेते हैं इसकी नई चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और इसकी नई चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। नई वाली चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। चलो पहले इसको नोट करो फटाफट। कर लिया? वीडियो को पॉज करके कर लो नोट। ठीक है, चलो हटाऊं। अब नई चार्ज डेंसिटी निकालने वाले हैं। जरा देखते हैं नई चार्ज डेंसिटी क्या बन रही। तो नई चार्ज डेंसिटी के लिए सिग्मा 1, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज बटे में एरिया। अब चार्ज कहाँ से लाएं सर? कॉमन पोटेंशियल तो आ गया था ना। चार्ज का फॉर्मूला होता है CV, तो पहले वाले पे और बटे में एरिया। C कितना है पहले वाले का? पहले वाले का तो और एक काम करो ना यार, तुम इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है? कॉमन पोटेंशियल तो निकल आया ना, इस पे पहले वाले पे चार्ज निकाल लो Q1। देखो चार्ज निकाल,
पहले वाले पे चार्ज Q1 नहीं, इसको कहेंगे Q1 डैश, और दूसरे वाले पे चार्ज देखो Q2 डैश। तो Q1 डैश निकाल लो, Q1 डैश, Q1 डैश कितना हो जाएगा, Q बराबर होता है C इंटू वी, C इंटू वी, तो C तो हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और V वोल्टेज कितनी आई, 5 सिग्मा आर बटे 3 एप्सिलॉन। हाँ फिर भी हमको सिग्मा निकालने के लिए इसको एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। सिग्मा निकाल लो, सिग्मा 1, तो चार्ज बटे में एरिया, चार्ज कितना आया ये, तो ये आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू में 5 सिग्मा आर बटे में 3 एप्सिलॉन नॉट बटे एरिया। इसका एरिया कितना है 4 पाई आर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, ये आ गया 24, नहीं 4 नहीं, 4 तो कट ही गई ना, तो ये आ गया यहाँ से 4 पाई कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 5 सिग्मा बटे 3 आ गया। चेक करो, जो ये है ये इसकी चार्ज डेंसिटी आ गई 5 सिग्मा बटे, ऐसे ही दूसरे वाले की आ जाएगी। उसमें कौन है, यहाँ तो 5 सिग्मा बटे 3 है, यहाँ पे कौन है दूसरे वाले में, इसमें भी 5 सिग्मा बटे 3 है, हाँ हाँ, लेकिन उसके एरिया तो अलग है ना। चलो इसे भी कर लो, ये आ जाएगा Q2 डैश बटे में एरिया A2, ये A1 था, तो Q2 डैश, दूसरे पे चार्ज कितना है, तो दूसरे पे चार्ज है हमारा सिग्मा C1 V1 C2 V2 कह लो, तो C2 कितना है और बटे में एरिया A2, C2 कितना है दूसरे वाले का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R, और V2 कितना है V2 वही V 5 सिग्मा R और बटे 3 एप्सिलॉन नॉट बटे में A2 कितना है उसका 4 पाई 2R का होल, 2R से एक 2R कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, और एक R से एक R कट गया, 2 बचा नहीं, तो ये आ गया 5/3 बटे 2, 5 सिग्मा बाई 6 आ गया। तो जी इससे आधी है इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इससे हाफ है। तो सिग्मा 1 की वैल्यू 5 सिग्मा बाई 3 और सिग्मा 2 की 5 सिग्मा बाई। कहीं पे कोई यार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए ना, तो उसके लिए सॉरी, अपने आप से सही कर लो, कमेंट में बता दो, लेकिन वो वीडियो में ठीक तो हो नहीं सकती, तो उसके लिए बस जस्ट सॉरी कह सकता हूँ, पहले ही हो जाती है कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक। मैं यहाँ पे आपके आंसर्स ना तो चेक करके आता कि ये लगाना है मुझे, ये रट के जा रहा हूँ, मैं आपके सामने एज इट इज़ ऐसे क्वेश्चन करता हूँ जैसे मैंने भी नहीं किए हैं, वास्तव में नहीं किए हैं भाई। नया क्वेश्चन हो सकता है भाई, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम चलते हैं। अच्छा, इससे आगे के जो क्वेश्चन होंगे, देखें कितना टाइम हो गया है, टाइम हो गया है 43 मिनट्स। मैं सोच रहा हूँ कि जो नया टॉपिक शुरू करें वो कल से ही करें, जो जेई मेंस वाले क्वेश्चन, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये जेई मेंस वाले क्वेश्चन है 84 के बाद 85 वाले, देखो ये क्वेश्चन जो है वो जेई मेंस का है, मज़ा आ जाएगा आपको सारे क्वेश्चन करने में। असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन है 2024 के, यहाँ से सारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, सारे करा दूंगा आपको एक तरफ, मज़ा आ जाएगा आपको कर करा के, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चंस जो हैं हम कल ही शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे नया टॉपिक के हिसाब से। तो कल शुरू करते हैं जेई मेंस वाले सारे क्वेश्चन। 2024 में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में आए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने 84 के बाद ए पार्ट बी पार्ट में उनको करके सबको मैनेज कर दिया, सारे 20-25 क्वेश्चन लगभग 16 क्वेश्चन के अंदर ही कवर कर लिए। मतलब समझो कि जैसे 25 क्वेश्चन मुझे कराने हैं, लेकिन बेस्ट 100 क्वेश्चन लिख रखे हैं मैंने, 84 क्वेश्चंस हो चुके हैं ऑलरेडी, 16 क्वेश्चन बचे हैं, 16 क्वेश्चन बचे हैं 100 पूरे होने में, तो वो सारे ना हो पाते, तो मैंने उनको एक क्वेश्चन के अंदर 2-2 क्वेश्चन डाल दिए ए पार्ट और बी पार्ट करके, ठीक है ना। तो उससे वे पूरे 25 के 25 करा के छुड़वाता मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ हर तरीके का क्वेश्चन कराया जाए। और 2024 के तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके हर चैप्टर के क्वेश्चंस इन्हीं बेस्ट 100 क्वेश्चंस के अंदर हो जाएं, तो बढ़िया है।
वो जो जेई मेंस वाला, ठीक है ना। माइक अच्छा लग रहा मेरा, एकदम बढ़िया मस्त। कैमरे से भी शायद आप लोगों को बढ़िया से अ, वो आ रहा होगा, फीलिंग आ रही होगी बिल्कुल एकदम ऑनलाइन क्लास वाली, है ना। पहले वो थोड़ा सा मोबाइल से करते थे तो एक प्रोफेशनल सा नहीं लगता था। वैसे था तो अच्छा वो भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़राब था तो वो भी बढ़िया। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब वो तो मैं आपको कहता रहता हूँ, आप माने ना माने, पर मेरा कहने का फ़र्ज़ है आपको, और आपसे रिक्वेस्ट करने का फ़र्ज़ है। देखो एक टीचर होके भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो रिक्वेस्ट करनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि टीचर रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, टीचर को भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए, स्टूडेंट को भी अपने काम को करने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, सभी को करनी पड़ती है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बच्चों ज़रूर करें, और प्रैक्टिस लगातार करते रहें। प्रैक्टिस ही ज़रूरी है जो आपको मंजिल दिलाएगी। आपका अपना डेस्टिनेशन मिलेगा, आपको ज़रूर मिलेगा। और उसके लिए मैं बार बार प्रे करता रहता हूँ कि जितने बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और कहीं भी पढ़ रहे हैं, देखो सभी स्टूडेंट हैं और मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत का जो उनको रिवॉर्ड है वो मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही गॉड से प्रे करता हूँ कि आपको रिवॉर्ड आपका बहुत बढ़िया मिले, आप बहुत अच्छी जगह पहुँचे, ठीक है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, कल मिलते हैं, कल करेंगे बात।